नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग सबसे ज़्यादा एएनएम और जीएनएम में पूछे जाने वाले टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस टॉपिक से। जो ये नोट्स है इस नोट्स से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 2 क्लास में, और भी दूसरे नोट्स से भी हमने आपको मिडवाइफरी और ग्लाइकोनोलॉजी को मिक्स क्वेश्चन करवाए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ये आपके एग्ज़ाम के बाद भी जब आप हॉस्पिटल में जॉब करिएगा तो वहाँ पर भी इसका जो भी टर्म यूज किए जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सारे नोट्स और जो क्लास नोट्स होते हैं वो भी आपको जो ग्रुप है क्लास का उसमें मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अब क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको अगर नौकरी लेना है तो नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि जीएनएम में भी बहुत फॉर्म भरा गया है। तो जीएनएम में भी कंपटीशन अच्छे खासे होने वाले हैं। आप सबको पता है कि जीएनएम में भी अदर स्टेट को अलाउ किया गया था, उसके बाद उसमें डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया, जिस कारण से बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। कंपटीशन अच्छे खासे रहने वाले हैं। एएनएम की न्यू वैकेंसी के बारे में भी हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे, और जो पुरानी वैकेंसी थी उसकी तो ज्वाइनिंग सारा कुछ हो रहे हैं। तो चलिए आज हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने जा रहा है। कह रहा है कि एक महिला जिसने 5 बार या अधिक बार, 5 या उससे अधिक बार बच्चे को जन्म दिया है, तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे कोई महिला एक बार बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको क्या चीज़ नाम से बुलाए जाते हैं। 2 बार जन्म, सब केस में अलग अलग मतलब कि ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, आप पूछिएगा सर इस तरीके से क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, तो उसमें डॉक्टर टर्म यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पेशेंट के लिए है और उस केस में किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट अगर डिलीवरी है किसी महिला का, तो उसके लिए वो बहुत ही मतलब कि उसमें सबके लिए क्रूशियल होता है, उसमें अच्छा से सारा कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। सेकेंड या उससे अधिक बार अगर डिलीवरी होता है तो उसमें थोड़ा चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। तो वो इसीलिए उसी के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि 5 या उससे अधिक बार अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रैंड मल्टीपेरा। नाम से भी क्लियर, मल्टी मतलब क्या होता है। मल्टी का मतलब ही होता है एक से अधिक, मतलब कि अधिक, 2 या 2 से अधिक कह सकते हैं, तो उसका नाम ही है मल्टीपेरा। तो इसे सॉरी मल्टीपेरा है, ग्रैंड मल्टीपेरा है, मतलब क्योंकि 5 से अधिक पूछ रहा है इसलिए लिखा है ग्रैंड मल्टीपेरा। आप कहते हैं कि ग्रैंड मतलब उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे 2 से हुआ, 2 से अधिक हुआ तो मल्टी कह देंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा कह रहे तो मल्टीपेरा। और फर्स्ट डिलीवरी को क्या कहे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। ऑप्शन में ऐसे अगर ऑप्शन मिला रहे, अगर वो साइंटिफिक मतलब कि कह सकते हैं एक बढ़िया स्टैंडर्ड वर्ड होता है उसका प्रयोग किया गया था उस क्वेश्चन में। अगर बहुप्रसव लिखा हुआ है तो उसका भी वही मतलब है। जैसे क्या है कि बहुप्रसव मतलब मतलब क्या, अधिक बार। कह रहा है कि अगर एक ऐसी महिला जिसने 2 से अधिक बार बच्चे को जन्म दिया है तो उसको बहुप्रसव मतलब कि एक से अधिक बार उसने क्या किया, प्रसव करवाया। प्रसव का मतलब आप लोग जानते हैं डिलीवरी से ही रिलेटेड है, उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। अगर पहली बार जन्म देते हैं बच्चे को तो उसको क्या कहते हैं, प्रथम प्रसव। तो इतना इजी तो पूछेगा नहीं, इसीलिए वहाँ पर ऑप्शन किस तरीके से बना दिया था, एक साइंटिफिक वर्ड वहाँ पर लिख दिया था। तो लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई महिला के बच्चे को जन्म नहीं दे पाया या जन्म नहीं दिया है तो उसको क्या कहते हैं, अप्रसव, या किसी केस में मतलब कि बाजपन भी लिखा रहता है, तो ये भी लिखा रहेगा अप्रसव, मतलब कि उन्होंने कभी प्रसव नहीं करवाया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसका ये सब मतलब कि बच्चे के जन्म का प्रोसेस है। विथ फिगर हम अगर बात करें तो इस तरीके से होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, फर्स्ट स्टेज जो होते हैं डिलीवरी का, उसमें आप ये सब तो आपको पता है, ये सब चीज़ें हमने आपको एक बार पूरी डिटेल्स में बताए थे। ये प्लेसेंटा आपको जुड़ा हुआ मिलता है बच्चे से। आप देखते हैं
ये प्लेसेंटा नाभिक से जुड़ा हुआ है ना। प्लेसेंटा के बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में बताए हुए थे। उसके बाद इस तरीके से मतलब कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे मतलब कि इस द्वार से मतलब कि वजीना के माध्यम से बाहर जो कॉर्वेक्स होता है उससे मतलब कि बाहर निकाले जाते हैं। वजीना के द्वार से ही बच्चे जनरली बाहर आते हैं। अब तो ज़्यादातर ऑपरेशन करके ही निकाल लिए जाते हैं। उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सब स्टेज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये फाइनल थर्ड स्टेज है। इस तरीके से आपको सारा चीज़ें विथ फिगर हम आपको बताए हुए थे कि न्यू बैच में आपको सारा चीज़ डिटेल्स में बताए जाएंगे। इसीलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक न्यू बैच में जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिए। ये सब सारी जो आपको नोट्स है, जो क्लास नोट्स होंगे डेली वाइज बेसिस पे, वो सब वहीं पर आपको मिलेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका क्लास होते हुए आपको धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन मेरा तैयारी होते जा रहा है। आपका टेस्ट सीरीज भी बाद में स्टार्ट किए जाएंगे कुछ टॉपिक पूरा होने पर। कह रहा है कि लैंगिक जो परिपक्वता होती है, लैंगिक परिपक्वता से लेकर रजोनिवृत्ति तक के बीच की संपूर्ण जो परिवर्तित अवस्था है वो क्या कहलाती है। जब लैंगिक परिपक्वता होती है, जब मतलब कि कह सकते हैं कि जैसे कि बच्चे को जन्म देने के लिए सारे कुछ परिपक्व हो जाते हैं, मतलब कि लैंगिक परिपक्वता से लेकर जब रजोनिवृत्ति हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा एज होने पर ये मतलब कि रजोनिवृत्ति देखने को मिलते हैं। तो उस बीच तक जो संपूर्ण परिवर्तित अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो पुबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुबर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर गर्भाशयी वृद्धि अवरुद्ध का कारण नहीं है। कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन अंतर गर्भाशयी जो वृद्धि होती है उसके अवरुद्ध का कारण नहीं है। अंतर गर्भाशयी का जो वृद्धि होती है उसका अवरुद्ध का कारण नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे क्या, गर्भकालीन मधुमेह, एनीमिया, या गर्भ अवस्था प्रेरित रक्तचाप, या मातृ हृदय रोग। तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका जो अंतर गर्भाशयी वृद्धि में जो अवरोध का कारण नहीं है वो क्या है, मतलब कि आपका गर्भकालीन मधुमेह। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि भ्रूण की खोपड़ी में जो, जैसे कि भ्रूण का खोपड़ी होता है ना, उसमें कह रहा है कि एस्क्यूचर लाइन की उपस्थिति जो चौड़ी जगह को क्या कहा जाता है। मतलब कि एक लाइन होती है भ्रूण की खोपड़ी में, एक लाइन रहती है जिसको क्या कहते हैं, एस्क्यूचर लाइन कहा जाता है। उसमें जो उपस्थित चौड़ी जगह बचती है, जो जगह रहती है, चौड़ी जगह जानती है ना, मतलब कि चौड़ी जगह जो बचती है रहती है उसको क्या कहा जाता है, डायमीटर, या फेंटोनेल, या ब्रो, या लाई। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको फोंटानेल के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज़ से, तो फोंटानेल के नाम से उसको जाना जाता है। जो भ्रूण की खोपड़ी में जो उपस्थित चौड़ी पट्टी हो, मतलब कि लाइन रहता है, एस्क्यूचर लाइन जो होती है चौड़ी, उसकी जो जगह बचती है उसको, मतलब कि चौड़ी जगह जो होती है उसे फोंटानेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, कह रहा है कि कौन सी संरचना, क्या कह रहा है कि कौन सी संरचना ब्रेग्मा के नाम से जानी जाती है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा संरचना है जो कि ब्रेग्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे है कि एंटीरियर फैंटेनेल, दूसरा है पोस्टीरियर फैंटेनेल, तीसरा है क्या है लैम्डाइट जो एस्क्यूचर होते हैं वो, या फ्रंटल सिवनी। तो क्या हो जाएगा, तो इनमें जो संरचना ब्रेग्मा के नाम से जो जाना जाता है वो आपको एंटीरियर किसको जाना जाता है, फोंटेनॉल को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएंगे। फिर उसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि
या अधिक कारणों से गर्भधारण की जो पूर्ण और जो अयोग्यता कहलाती है क्या? मतलब कि एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रसव नहीं होना, डिलीवरी नहीं होना, वही है कि गर्भधारण की पूर्ण जो अयोग्यता है, मतलब कि वो गर्भधारण नहीं कर पाते कोई महिला एक या एक से अधिक कारणों से, तो उसको किस नाम क्या चीज़ से जाना जाता है? जैसे इसमें दिया है इम्पोटेंस या इम्पोटेंस कहते हैं, या इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी, या एस जो एस्टिलिटी होते हैं वो, उससे। तो देखिए नाम से ही क्लियर है। फर्टिलिटी तो आप जानते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान ही मतलब कि गर्भधारण होते हैं ना, मतलब कि उसमें जो पुरुष का स्पर्म होते हैं उससे मतलब कि वजीना के मार्ग से अंडाशय में जाते हैं, उससे मतलब कि क्या होता है, धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होने लगते हैं, तो उसको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। अगर इम्फर्टिया मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नाम से ही आंसर क्लियर था। इनफर्टिलिटी ही क्या है, मतलब कि फर्टिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो वही इनफर्टिलिटी ही क्या होगा कि मतलब कि गर्भाशय की पूर्ण अयोग्यता, मतलब कि गर्भाशय धारण नहीं कर पाते हैं, गर्भाशय धारण करने की योग्यता उसमें नहीं है। एक या अधिक का कोई भी कारण हो सकते हैं, एक या उससे अधिक कारणों से, तो उसको क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर रहा है कि प्री एक्लैम्सिया का जो निश्चित उपचार है वो इनमें से कौन है? बाएं प्रसव स्थिति, या गर्भ अवस्था की समाप्ति, उच्च प्रोटीन आहार, या मैग्नीशियम सल्फेट। तो प्री एक्लैम्सिया का जो निश्चित उपचार है वो क्या है, तो वो आपका है गर्भ अवस्था की समाप्ति। क्या है, जो प्री एक्लेम्सिया का जो निश्चित कह सकते हैं उपचार, वो एक ही क्या है, गर्भ अवस्था की समाप्ति हो जाना प्री एक्लेम्सिया का क्या है, एक उपचार माना जाता है। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया के बारे में अगर हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कि उच्च रक्तचाप या मूत्र में जो प्रोटीन का उच्च स्तर हो सकता है, मतलब कि उसके कारण जो कि किडनी की जो क्षति है वो मतलब कि इसके कारण हो सकती है, और इन्हीं सब के कारण जो प्री एक्लेम्सिया का जो क्षति है वो अन्य लक्षणों को दर्शाता है। प्री एक्लेम्सिया जो होते हैं वो आमतौर पर उन महिलाओं के गर्भ अवस्था के 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है। ठीक है, जिनका क्या होते हैं, तो जिनका जो रक्तचाप होती है वो पहले मानक सीमा में, जो कि रक्तचाप कह सकते हैं कि ज़्यादा हो जाने से ये मतलब कि प्री एक्लेम्सिया हो जाते हैं। प्री एक्लेम्सिया की उपचार की बात करें तो वो बच्चे को जन्म देकर ठीक हो जाते हैं, मतलब कि जन्म देने के बाद वो मतलब कि ठीक हो सकते हैं बच्चे को जन्म देने से। अगला है कि फीमेल क्या है, इससे पहले कर चुके थे, कह रहे कि फीमेल पेल्विक का उच्चतम व्यास क्या होते हैं, उच्चतम व्यास होता है, तो उसको क्या चीज़ मतलब कि कैसे होते हैं, ये कहने का मतलब है कि जैसे कि तिरछा होता है, या पेल्विक जो होती है वो सभी बराबर होते हैं, या ट्रांसवर्स होते हैं। ट्रांसवर्स इस तरीके से जैसे होता है ना, तो इसको परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स बोलते हैं। जैसे लंबवत भी लिखा रह सकता है यहाँ पर, तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। एक होता है लंबवत, एक होता है क्या समांतर, जिसको पैरेलल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, या मैथ वाले ज़्यादा इनको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फीमेल का जो पेल्विक का उच्चतम व्यास है वो कितना हो, कैसे होते हैं, मतलब कि एंटीरियर प्रसव जो पश्च व्यास की तरह होते हैं, या ट्रांसवर्स व्यास होते हैं, ट्रांसवर्स हम आपको बता चुके हैं, या तिरछा व्यास होते हैं, तिरछा ऐसे होते हैं ना, या सभी बराबर होते हैं। तो कैसे होते हैं, फीमेल का जो पेल्विस का जो उच्चतम व्यास होता है, जो पेल्विस होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा व्यास होता है, उच्चतम व्यास जो होता है वो ट्रांसवर्स व्यास होता है। कैसा व्यास होता है, तो ट्रांसवर्स होता है। जो फीमेल में जो पेल्विस होता है उसका उच्चतम व्यास किस तरीके से होता है, तो ट्रांसवर्स होते हैं। अगला है कि स्तन के उत्तक का सूजन कहलाता है क्या? अगर स्तन के उत्तक का अगर सूजन हो जाता है स्तन के उत्तक में, तो उसको क्या कहे जाते हैं? पहला है
इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्या दिया है कि सेल्यूलोजाइटिस या एंडोमेट्रिटिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, मेसोटाइटिस। क्या हो जाएगा, मेसोटाइटिस। करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। मतलब कि अगर स्तन के उत्तक में अगर सूजन हो जाता है तो उसको क्या कहे जाते हैं, मेस्टाइटिस। अगला क्वेश्चन है आपका भ्रूण से रिगार्डिंग है। कह रहा है कि भ्रूण परिसंचरण का वह भाग जो कि जन्म के पश्चात फोसा जो ओवेलिस बन जाता है। मतलब कि कह रहा है कि जन्म के पश्चात जो फोसा ओवेलिस बन जाता है उसे क्या कुछ कहे जाते हैं, गर्भनाल, धमनियाँ, या डक्टस आर्टेरियस, या फेरामेल ओवेल, या गर्भनाल नस। तो उसको क्या कहे जाते हैं, तो उसे फोरामेन ओवेल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, तो फोरामेन ओवेल कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हालत गर्भ अवस्था में मूत्र पथ के संक्रमण के लिए जोखिम कारक नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हालत गर्भ अवस्था में मूत्र पथ के संक्रमण के लिए जोखिम कारक नहीं है। मधुमेह, गर्भावस्था के समय में पूछ रहा है कि गर्भावस्था में मूत्र पथ का जो संक्रमण के लिए जोखिम कारक क्या नहीं है। मधुमेह के केस में, या उच्च रक्तचाप होता है उसमें, या उस केस में, या सिकल सेल एनीमिया के केस में। तो किसमें इसकी खतरा नहीं रहती है, क्या चीज़ का, संक्रमण का, तो आपका उच्च रक्तचाप में। किसमें, उच्च रक्तचाप में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वीर्य जो विश्लेषण मूल्य असामान्य है। जो स्पर्म होते हैं ना, वही कह रहा है कि निम्न में से कौन से वीर्य विश्लेषण मूल्य असामान्य है। शुक्राणु की मात्रा 5 ml है, 5 ml होता है ना, दवा सब पर जैसे लिखा रहता है ना 5 ml, वही कह रहा है कि शुक्राणु की मात्रा जो स्पर्म होती है वो 5 ml का, या शुक्राणु एकाग्रता 30 मिलियन/ml, या शुक्राणु की गतिशीलता 50% और सामान्य रूप से 60%, या पीएच जो वैल्यू होती है, जो कि एसिडिटी और पीएच क्या बताते हैं, बेस और एसिड को बताते हैं, वो स्पर्म की जो पीएच होती है वीर्य की, वो 6.5 होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वीर्य की विश्लेषण मूल्य असामान्य है, मतलब कि सामान्य नहीं है, मतलब कि असामान्य है। किस केस में इसमें से असामान्य आपको लग रहा है, तो ये किस में, तो ये मतलब कि इसका पीएच इतना नहीं होना चाहिए। पीएच 6.5 का रहा है, ये मतलब कि वीर्य के विश्लेषण के लिए असामान्य माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब भी है। थोड़ा इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिलते हैं कि ऑप्शन अलग टाइप से देख रहे हैं, इजी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पूछने का स्कोप भी यहीं पर है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग संघ, उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, उससे भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम पढ़ाएंगे। और सब जो टॉपिक है उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो कह रहा है कि लेटेड फेज अलर्ट लाइन एवं क्रिया रेखा आदि शर्तें किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है। बायोफिजिकल प्रोफाइल, या गैर तनाव परीक्षण, या एमनियोसेंटेसिस, या फोटोग्राफ। तो किस केस में होते हैं,
तो ये आपको फोटोग्राफ में होता है। किस संदर्भ में? तो फोटोग्राफ के संदर्भ में। जो लेटेड फेज अलर्ट लाइन एवं प्रक्रिया रेखा की जो शर्तें हैं वो किस में होते हैं? तो फोटोग्राफ के केस में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गर्भ अवस्था के 8 सप्ताह पर होने वाली जो घटना जिसमें लेटरल जो फोनिगन्स जो स्पंद होती है उसका अनुभव होता है, क्या कहलाती है वो? जो चैडविक कह सकते हैं, चैडविक यहाँ पर लिखा जाता है। चैडविक साइन सब जानते हैं ना, चैडविक, गुडेल्स साइन, ये सब साइन मतलब कि एक आपको इन सब पे एक एक क्वेश्चन करके पूरी डिटेल्स में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि वहाँ पर उसको डिटेल्स में चर्चा भी करेंगे। तो क्या होगा? चैडविक का संकेत या ओसी एंडर का संकेत, गुडेल्स का संकेत या हेगार का संकेत। तो गर्भ अवस्था के जो 8वें सब उन्होंने मतलब इस तरीके से, ये साइंटिस्ट सबका नाम है, उन्होंने ये बताए थे तो उसी के नाम पर है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहे हैं कि गर्भ अवस्था के 8 सप्ताह पर होने वाली जो घटना होती है उसको स्पंद किस अनुभव में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसी एंडर का संकेत। उसको क्या कहा जाता है? तो ओसी एंडर का संकेत कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कि भ्रूण के लॉन्ग एक्सिस का केंद्रीकृत गर्भाशय के जो लॉन्ग एक्सिस के साथ रिश्ते को क्या कहा जाता है? लाई, प्रस्तुति या एटीड्यूएट या भ्रूण की उपस्थिति। तो उसको क्या कहे जाते हैं? उसको लाई कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लाई कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, तो इसके आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था का जो स्वागत चिन्ह है वो क्या है? इंगेजमेंट या लाइटिंग, ऑप्शन दिया गया इंगेजमेंट, लाइटिंग या आंतरिक रोटेशन या डिसेंट। तो गर्भ अवस्था का जो स्वागत चिन्ह होती है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो लाइटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक नए बैच में नहीं जुड़े हैं वो सब नए बैच जो शुरू हुए हैं इसमें जुड़ जाइए। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे, आपका रिजल्ट होगा। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। जो पुराने स्टूडेंट है जिनका 3 महीना से अधिक हो गया वो भी जुड़ जाइएगा। नहीं तो आप सबका भी क्लासेज ऑफ हो जाएंगे कुछ दिन में, इसलिए आप लोगों को समय दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान जो सर्विक्स है वो मुलायम होना क्या कहलाता है? गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स का जो मुलायमपन होती है वो मुलायम हो जाते हैं। तो उस मुलायमपन को क्या कहा जाता है? चैडविक चिन्ह के नाम से जानते हैं, या गोडेल्स चिन्ह, या चोवेस्टेक चिन्ह, या ओसी एंडर चिन्ह। तो क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान अगर सर्विक्स का मुलायमपन होना कहलाता है आपका क्या? तो आपका गुडेल्स चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गुडेल्स चिन्ह कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन और भी आगे की क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और जिन्होंने भी क्लास नहीं ज्वाइन किया है क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको आगे की और भी क्लासेज जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू।